नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर प्रदेश में सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से लखनऊ से देहरादून के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन और प्रवर्ती क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार के दृष्टिगत बहुप्रेक्षित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद से काठगोदाम, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने, दून एक्सप्रेस में कोटद्वार के कोच का और जनता एक्सप्रेस में रामनगर के कोच का पुनः परिचालन करने और टनकपुर से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी तक नई रेल सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल सेवाओं के विस्तार से प्रदेशवासियों और पर्यटकों के लिए आने वाले समय में यातायात सुगम होगी। साथ ही पर्यटन प्रमुख राज्य होने के कारण प्रदेश की आर्थिक भी सशक्त होगी। उधर सीएम के इस अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं। पहले पतन नगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी, जबकि रात्रि विश्राम देहरादून में करेंगी। रात्रि भोज राजभवन में होगा, जबकि 8 नवंबर को सुबह राष्ट्रपति मुर्मू जीटीसी हेलीपैड में बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। यहां पर दर्शन और आरती के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यहां से वह रात्रि विश्राम के लिए वापस राजभवन लौटेंगी और 9 नवंबर सुबह 9:35 पर पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड की सलामी लेंगी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह उत्तराखंड का सौभाग्य है कि 23 वर्षों से में पहली बार कोई राष्ट्रपति उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पहुंच रहा है। कहा कि पूरी देवभूमि राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उत्साहित है। हम सबका सौभाग्य कि राज्य निर्माण के बाद 23 वर्षों के बाद देश के महान राष्ट्रपति महोदय देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे। हमारे उस दिन के मुख्य अतिथि होंगे। पूरी देवनगरी, पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए लालायित है और मुझे पूरा विश्वास है आज उत्तराखंड की जो पहचान विश्व पटल पर हुई है उसमें और निखार इस दौरे के बाद आएगा। महत्वपूर्ण बात ये भी कार्रवाई है और माफ कीजिए, क्या कुछ तैयारियां हैं? हम लोगों ने एक मीटिंग पर अब ले ली है कल और सभी विभागों को, लाइन डिपार्टमेंट्स को अवगत करा दिया है टेंटेटिव प्रोग्राम से और सभी डिपार्टमेंट्स अब तैयारी में लग गए। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय का वक्त हो, लेकिन सियासत SC/ST के मुद्दों से शुरू होते हुए नजर आ रही। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में SC/ST सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी का मानना है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो विकास की योजनाएं बनाई गई हैं वह जनता तक पहुंचे। इस उद्देश्य से यह सम्मेलन किया जा रहा है। यह सम्मेलन 19, 20, 21 और 22 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और SC/ST के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उधर इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि बीजेपी इस सम्मेलन को क्यों कराना चाहती है, क्योंकि इन वर्गों के लिए बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कई मामलों का हवाला दिया कि जिसमें बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी शामिल है। कहा कि इन मामलों में सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। अब चुनाव आ रहे हैं तो उन वर्गों को बीजेपी साधने में लग गई है जिनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेकों योजना समाज के सबसे गरीब तबके लिए बनी हुई है और समाज के गरीब तबके का नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे, उनके भी सब प्रकार के संगठन कार्यक्रम में उनकी सहभागिता दिखाई दे, इस दृष्टि से हमारा एक कार्यक्रम है। और हमने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनुसूचित जाति से हैं, वर्तमान है, पूर्व हैं, उनके साथ एक सम्मेलन करने वाले हैं। ऐसी हमारा 21 तारीख को हल्द्वानी में, 22 तारीख को हल्द्वानी में हमारा एक कार्यक्रम होगा, तो बड़ी संख्या में वहाँ भी सब लोग आएंगे। उद्देश्य एक है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हम उस तबके तक और विस्तार पूर्वक पहुँचा सकें, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम है। SC/ST के जो लोग हैं, मतदाताओं को
मुझे समझ में नहीं आ रहा SC ST का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने। अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना करी, हमारे SC के लोगों की मृत्यु हुई, मारपीट से आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं, तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते। इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। पुरौला में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वहाँ की 2 बेटियां SC ST की 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, उसमें आज तक मुआवजा तक नहीं दिया। न्याय तो छोड़ दीजिए, उत्तरकाशी जनपद में 4 SC ST की बहनों का बलात्कार होता है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना कार्रवाई होती है। आज तक वो फाइल अटकी पड़ी है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको पैसा मिलना चाहिए था, जो SC ST एक्ट के तहत पैसा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला है। तो कैसा सम्मेलन? क्या जगदीश आर्या की हत्याकांड में आपने केवल कंप्रोमाइज़ करा दिया, इस वजह से आपका SC ST सम्मेलन सफल हो जाएगा, या हरिद्वार वाली घटना जो हुई है उससे आपका सफल हो जाएगा? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में भी बहुत बढ़ चढ़कर लाखों करोड़ों के MOU साइन किए गए थे, लेकिन धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से कराए गए MOU को धरातल पर उतारे। माहरा ने कहा कि जिस प्रकार से भारत की कंपनियों को विदेशों से बुलाकर MOU पर साइन करवाए जा रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार मात्र दिखावा करने का काम कर रही है और कुछ नहीं। देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये जो त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो हुआ था उसका कॉपी पेस्ट है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके के MOU हो रहे हैं। 3 प्रश्न मैंने आपके माध्यम से पूछे थे कि मैकेंजी ग्रुप के बारे में खुल के सरकार बोली, उसको भी इसी काम के लिए लाया गया था। 4 महीने हो गए, 2.5 लाख रुपये प्रतिदिन की हैसियत से उनको पेमेंट हो रही है, लेकिन एक का आगे नहीं बढ़ा। ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर चुके हैं, जिनके कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, गाजियाबाद में जिसका हेड ऑफिस है, मनसा देवी में रोपवे वाले मामले में उसमें विवाद भी हुआ था, उस कंपनी से लंदन ले जाके MOU किया गया। तो ये दिखावा है और मुझे लगता है कि अपने टोटल फेलियर, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला है, जोशीमठ का शय है, पटवारी पेपर लीक है, भर्ती घोटाले हैं, अंकिता मर्डर केस में VIP का नाम है, इन सब चीज़ से बीजेपी परेशान थी और ये चादर डाल के इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर उन सारे मामलों को ढकने की कोशिश मात्र है। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत की सरकार के समय उन्होंने प्रदेश में 7 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री इस समय पुष्कर सिंह धामी हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की ही थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बताएं कि कितने युवाओं को अब तक रोजगार मिला है। वहीं करण माहरा ने उद्योगों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार यह बताए कि तत्कालीन ND तिवारी की सरकार के समय और बीजेपी की सरकारों में कितने उद्योग लगाए गए हैं और कितने यहां से चले गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि यह तमाम बातें बीजेपी की प्रदेश सरकार को जनता के सामने रखनी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आ सके। देखिए, चुनावों से पहले बहुत सारी ऐसी बातें हमेशा अक्सर आती रहती हैं। वो 7 लाख लोग जिनको रोज़गार देने के बाद के होर्डिंग्स लगे थे त्रिवेंद्र रावत की सरकार में, वो आज कहाँ हैं? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत हटे हैं तो आज हमारे दूसरे भाई उसमें CM हैं, धामी जी। तो पुरानी सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का काम नई सरकार का होता है, पार्टी एक ही है। तो वो बताए ना, वो 7 लाख रोज़गार कहाँ गए जिनको देने की बात हुई थी। जो त्रिवेंद्र रावत की सरकार में MOU हुआ था, उनमें से कितने ज़मीन में उतरे, ये उनको बताना चाहिए। और कितनी फैक्ट्रीज़ और कितने इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो पंडित नरेंद्र तिवारी और बाद की सरकारों में यहाँ आए, और उनमें से कितने उत्तराखंड छोड़ के चले गए और वो क्यों गए, उसके क्या कारण थे, इस पर भी सरकार जाए और इन सब चीज़। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जो राज्य आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और शहादत की बदौलत बना है, वहां पर राज्य आंदोलनकारी को अपने हक के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री के आवास की तरफ कूच करना पड़ रहा है। उन्हें वित्त
मंत्री के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है और वित्त मंत्री के दरवाजे पर जाकर उन्हें जो अपमान झेलना पड़ा है उससे राज्य की जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आज जो ये बैठक होने जा रही, ये बैठक बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। विलंब हुआ है और इसमें अब ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। जो राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और शहादत के बदौलत बना हो, वहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, भूख हड़ताल करनी पड़ी हो, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर हों या वित्त मंत्री के दरवाजे पर लगातार जो है उनको दस्तक देनी पड़ी हो, और वित्त मंत्री के दरवाजे पर जाकर के जो अपमान राज्य आंदोलनकारियों ने झेला उससे राज्य की जनता में भारी आक्रोश है। और जो आज ये बैठक होने जा रही है वो बैठक मुझे लग रहा है कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बहुत पहले जो है राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दे दिया जाना चाहिए, लेकिन विलंब हुआ है। लेकिन अब इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए। और परवर समिति की जो ये बैठक हो रही है, मुझे लगता है कि आज ये अंतिम फैसला ले लेगी और उसके बाद जो है सरकार को अविलंब जो है राज्य आंदोलनकारियों की मांग के अनुसार 10% क्षेत्रीय आरक्षण के मामले पर मोहर लगा देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की जमीनों से संबंधित 35 मामलों के निस्तांतरण के लिए विधायक सहदेव सिंह पुंडीर तहसील पहुंचे, जहां पर तहसील प्रशासन की मौजूदगी में अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तांतरण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों का जल्द निस्तांतरण करने का आश्वासन एसडीएम विकासनगर ने विधायक को दिया है। दरअसल सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में भूमाफिया जमकर सक्रिय है। वह कृषि भूमि के साथ साथ राजस्व भूमियों को खुर्द-बुर्द कर प्लांटिंग कर बेच रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं। कई स्थानों पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी थी। ऐसे करीब 35 मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए विधायक सहदेव सिंह पुंडीर पीड़ित लोगों के साथ तहसील पहुंचे थे, जहां उन्होंने एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के साथ राजस्व लेखपालों के साथ बैठक कर मामलों की निष्पक्ष जाँच की बात कही। तहसील में जनता की जो समस्याएं काफ़ी समय से लंबित थी और आज के दिन बृहस्पतिवार को तहसील में सभी लेखपाल वगैरह, तहसीलदार, एसडीएम वगैरह रहते हैं और जनता को किस प्रकार सुविधा मिले, जनता के किस प्रकार जल्दी से जल्दी कार्य हों, जमीनों से संबंधित कई मामले हैं। आज यहाँ पर उन मामलों का निस्तारण किया गया है। हमारी एक बहन पूनम जी का भी मामला था काफ़ी समय से, उसमें भी एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई है और एसडीएम साहब ने भी कहा है कि उसको जो तुरंत सीमांकन करके उनको वहाँ पर कब्जा दिया भी गया है। उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते तो उनके ऐसे जो भू माफिया हैं, मैंने एसडीएम साहब को भी कहा है, जितने भी यहाँ पर तहसीलदार महोदय, लेखपाल वगैरह थे, मैंने सबको कहा है कि जो भू माफिया हैं इस प्रकार जो जनता का हनन कर रहे हैं, जो समाज की जमीन को जो है खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है तुरंत मुकदमे होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भी जो जमीनों के मामले थे, एडीएम साहब को कहकर तुरंत जो है उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए आज मैं यहाँ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। खासकर विषम भौगोलिक स्थिति में निवास करने वाले लोगों को इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के सुदूर अंतिम छोर पर और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं ये मुहैया कराई जाएं। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तराखंड के हर एक नागरिक का स्वास्थ्य उत्तम रहे, हर एक नागरिक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हों, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक की जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चल रही, उन सारी योजनाओं को और सुगमता के साथ, सरलता के साथ लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसको और गति देने के लिए हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उसको और तेज़ी लाने का प्रयास करेंगे।
कहीं भी अगर कोई उसमें अगर कुछ अभी कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करके सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे इसके लिए प्रयास करेंगे। सर, उसके बाद बात की जाए मोदी सरकार के आने के बाद से तमाम ऐसी योजनाएं जो लोगों के हित के लिए लगाई गई हैं, आयुष्मान योजना सबसे बड़ा उदाहरण, इसमें करोड़ों लोग इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी उसमें कमियां होने के कारण वो लोग लाभ नहीं पहुंच पाता। ऐसे कैसे जागरूक किया जाएगा, वो कमियां कैसे सुधारी जाएंगी? हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश के आम गरीब आदमी की चिंता की और उत्तराखंड की सरकार ने तो सारे उत्तराखंडियों की चिंता की। उत्तराखंड में हर एक नागरिक, उत्तराखंड का हर एक नागरिक आयुष्मान कार्ड के अधीन है। उत्तराखंड के हर एक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा सरकार प्रदान कर रही है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने, उत्तराखंड के लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। देश में करोड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया है और अभी भी, क्योंकि कुछ लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण जिनने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं तो उनको हम जागरूक करेंगे कि उनके आयुष्मान कार्ड बने। और कहीं पर अगर आयुष्मान कार्ड की सुविधा का उपयोग करने में कहीं अगर कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, तो उन दिक्कत और परेशानियों को भी दूर करते हुए उत्तराखंड के आम जनमानस को स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी कठिनाई न हो, इसके लिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी और पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट अमित सिन्हा ने विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी संभाल ली है। पुलिस मुख्यालय में उन्होंने आज खेल विभाग को लेकर अपनी प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का कौशल निखारकर उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना उनका मकसद रहेगा। युवाओं को नशे से दूर रखना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। बता दें कि 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित सिन्हा फिजिकल फिटनेस और खेल को लेकर पहले से ही बेहद रुचि रखने वाले आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अमित सिन्हा पावर लिफ्टिंग में इस साल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति बेहद रुचि है। वह दिल से उत्तराखंड के युवाओं के लिए उत्तराखंड के खेलों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अमित सिन्हा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस भरोसे का आभार जताते हुए कहा कि वह उत्तराखंड के खेलों को और अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। देखिए, प्राथमिकताओं में सबसे पहले तो उत्तराखंड में जो हमारे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो खिलाड़ियों के खेलने के लिए जगह जगह स्टेडियम बन रहे हैं, वो है। उसके अतिरिक्त आने वाले वर्ष में जो हमारे नेशनल गेम्स संचालित होने हैं, उसको लेकर कार्य करना। साथ में हमारे छात्रों के बीच में एक अगर देखा है तो ड्रग्स की जो भावना आ गई है हमारे यूथ में, उसको दूर करने के लिए कैसे खेल विभाग के रूप में उनको प्रमोट करें, कैसे जगह जगह पे हम ग्रीष्मकालीन शिविर लगाकर स्पोर्ट्स के लिए उनको प्रमोट करें, जिससे कि ड्रग्स के खिलाफ उनके मन में कोई भावना हो और ड्रग्स में वो ना ज़्यादा डूबे। तो इन सब चीज़ों को लेके ये अगर देखा है तो प्राथमिकता है। देखिए, खिलाड़ियों को तैयार करने का कार्य जो है वो ऑल्दो तमाम संघ जो है वो अपने स्तर से करते हैं, खेल विभाग उनको फैसिलिटेट करता है। तो उस फैसिलिटेट करने के लिए लगातार उनसे हमारा सामंजस्य स्थापित है। जो चीज़ उनको चाहिए वो हम उनको दे रहे हैं। जो ऐसी कोई चीज़ जहां हमें लगता है कि उनको करनी चाहिए, उस पर हमारा विचार विमर्श चल रहा है और जल्दी ही हम सबकी बैठक लेके एक बात भी कर लेंगे कि उनकी अपेक्षाएं क्या है और हम लोग उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। इस पर तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। पूर्व में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं जिसमें कि काफी खिलाड़ियों की एफिशिएंसी को बढ़ाने का कार्य किया गया, उसको हम और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का शनिवार को देहरादून में आगमन है और उसके बाद एक समागम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और आयोजकों की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि पहले यह कार्यक्रम देहरादून के रायपुर स्टेडियम में संभावित था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अब इस कार्यक्रम को रायपुर स्टेडियम के बदले देहरादून के परेड मैदान में आयोजित किया गया है, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कल 4 बजे दिव्य दरबार सजने जा रहा है। और आपको पता है जो पूरे भारत भर में जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगता है, लाखों की संख्या में भीड़ जमा होती है। शासन और प्रशासन की सुविधा है और तैयारी अंतिम चरण में चल रही है।
जी बिल्कुल, इसमें जो कल प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, उसके मद्देनजर जो हमारी ट्रैफिक प्लानिंग है उसमें पूरे सिटी को 2 जोन में बेसिकली डिवाइड किया गया है। पहला हमारा परेड ग्राउंड है जो पूरा 0 जोन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर उस एरिया में नहीं आएगा। और दूसरा जो शहर के आउटर पॉइंट से वहीं से हम जो है डाइवर्ट करके वाहनों को पार्किंग की तरफ भेजेंगे, जिसमें मेनली जैसे ISBT शिमला बाईपास और इधर GMS रोड से जितनी भी जो बसें या कोई भी प्राइवेट व्हीकल भी अगर कार्यक्रम स्थल की ओर आएगा उसकी पार्किंग वो हमारी बन्नू स्कूल की तरफ रहेगी। ऐसी 6 नंबर पुलिया और रिंग रोड की तरफ से जो गाड़ियां आएगी उनकी हमारी जो ये रेसकोर्स गुरुद्वारा है वो पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है। जो मसूरी राजपुर रोड से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए हाथी बड़कला और सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर पार्किंग की व्यवस्था है। इसी तरीके से हर जगह हमने जो पार्किंग स्थल है वो चिन्हित किए हैं। और बाकी जितने हमारे विक्रम, मैजिक, सिटी बसें इनके लिए रूट प्लान हमने निर्धारित कर दिया है, जो अभी हम आपके माध्यम से मीडिया में भी डाल देंगे, मीडिया को दे देंगे। बाकी इसमें हमारी यही ट्रैफिक पुलिस की सबसे ये आग्रह भी है और वार्निंग भी है कि आप अपने जो है वाहनों को लेके चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो वो कार्यक्रम स्थल के पास ना आए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पार्किंग के उस हिसाब से वहाँ व्यवस्था नहीं है। बाहर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून के नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि सिटी को स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल आने के लिए नगर निगम की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके तहत सबसे पहले नगर निगम ने समय पर कूड़ा उठाना और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अब कूड़ा कलेक्शन के लिए निगरानी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया गया है। बता दें कि पिछले साल देहरादून को 69 पर स्थान मिला था, जिसके बाद से ही नगर निगम ने टॉप रैंक में आने की दिशा में कार्य योजना बनाते हुए प्रयास करना शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से बेसिक म्यूनिसिपल वेस्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था को चयनित किया गया है। ये संस्था शुरुआती चरण में 50 वार्डों में कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने सभी कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के जरिए शुरू करने की भी तैयारी कर ली है। देखिए, हमारा लगातार यही प्रयास रहा है कि स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई कार्रवाई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डेवलप किया गया है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग स्वच्छता का काम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी प्रयास किया गया है, जहाँ पे कई एरियाज़ में विजिबल इम्पैक्ट चेंज भी आया है। और यही एक नतीजा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आगे चलते भी जो और मेजर्स लेने हैं जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए वो हम लेते रहें और फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें हमारी रैंकिंग में कर सकें। बट जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सफ़र थोड़ा और मुश्किल होता रहता है। उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कई सारी और नई चीज़ें हम लोगों ने, चाहे वो मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग हो या बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, कई सारी चीज़ें हम लोग जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि भविष्य में हमारी स्वच्छता रैंकिंग इम्प्रूव हो सके। फिलहाल ANB न्यूज के स्पेशल बुलेटिन अपनू उत्तराखंड में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।